भूगोल से डे बाय डे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो बच्चे अभी जो स्थिति है, अब सारे डेट्स भी क्लियर होने वाले हैं, एग्जाम्स भी कंटिन्यू होंगे, तो क्यों ना अपनी तैयारी को घर बैठे ही पूरे मजबूत कर ली जाए, ताकि कैसा भी क्वेश्चन हो हम देखते हैं उसे क्या करें, बना सके। क्लियर है बच्चे? तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे आज जो हमारा टॉपिक है, सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखिए, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है। बच्चे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश। सभी बच्चे केयर कीजिए, अक्षांश। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अक्षांश हम क्यों पढ़ते हैं, आखिर अक्षांश की क्या जरूरत है। और एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि पूरी ज्योग्राफी में बिना इसके काम नहीं चलता। यहां से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, आप लिख लो बच्चे। और किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आप क्वेश्चन बैंक चेक करो, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो किस हद तक सही है। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं बच्चे कि अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, क्लियर है? तो बच्चे अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए तो वो कहां खड़ा होगा बच्चे? जाहिर है किसी ना किसी स्थान पर। ठीक है, तो बच्चे याद रखिए कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर किसी भी, याद रखिए बच्चे, किसी भी स्थान का निर्धारण, पृथ्वी पर किसी भी स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है? क्या है बच्चे? कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है। क्लियर है? तो अगर आपसे यही सवाल आ जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पृथ्वी पर अगर कोई स्थान है, कोई भी प्लेस है, कोई भी जगह है, तो उस स्थान का निर्धारण कैसे करेंगे? तो सिंपल बच्चे आप इसका आंसर देंगे कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान का निर्धारण दो चीजों से की जाती है बच्चे। पहले को हम कहते हैं अक्षांश और दूसरे को क्या कहते हैं बच्चे? देशांतर। क्लियर है? तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान का निर्धारण अक्षांश और देशांतर से की जाती है। भूलेंगे नहीं बच्चे, अक्षांश और देशांतर से की जाती है। तो चलिए बच्चे, ये तो हमें समझ में आया कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान है उसका निर्धारण हम किससे करेंगे? अक्षांश से करेंगे और देशांतर से। लेकिन बच्चे यहां पर मैं इस प्रश्न को थोड़ा स्पेशलाइज करता हूं। कभी कभी यहां एक बारीक सी बात पूछी जाती है, तो बच्चे कहने को ये छोटी बात है पर उसका अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर आप अभी से ग्रास रूट लेवल पर इन चीजों को सीखेंगे तो आगे किसी भी तरह के प्रश्न आपको परेशान नहीं करेंगे। एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि यहीं से मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ता हूं कि बच्चे अक्षांश स्थान तो बताते हैं, पर याद रखिएगा कि ये जो अक्षांश है बच्चे वो किसी भी स्थान के जलवायु को भी बताते हैं। इस बात को भूलिएगा नहीं बच्चे कि जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान का निर्धारण अक्षांश और देशांतर से करते हैं, ये तो सही है। लेकिन अगर और डेप्थ में जानेंगे आप तो अक्षांश से पृथ्वी पर स्थान तो बताते हैं, पर स्थान के साथ साथ उस जगह की क्या बताते हैं बच्चे? जलवायु भी बताते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर देशांतर से पूछा जाए कि देशांतर फिर उस समय की जगह की क्या करते हैं, तो बच्चे आप क्या बोलेंगे? समय बताते हैं। और समय के साथ साथ वहां का क्या बताते हैं बच्चे? दिनांक बताते हैं, यानी कि तारीख बताते हैं। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान का निर्धारण अक्षांश और देशांतर की मदद से करते हैं। और अक्षांश ही वो चीज है बच्चे जो उस जगह की जलवायु भी बताएगा, लेकिन देशांतर जो है बच्चे उस समय भी बताएगा और उस जगह का तारीख भी बताएगा, डेट भी बताएगा। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, बस इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना बच्चे, कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो बच्चे आप देखो, हमने अपना हेडिंग क्या दिया है? अक्षांश। इसका मतलब है हमें इसी अक्षांश को पढ़ना है जो स्थान का निर्धारण करता है। तो पहले बच्चे हम अक्षांश पढ़ेंगे और इसको जोड़कर क्या पढ़ लेंगे? देशांतर। और जैसे ये चीजें पढ़ेंगे बच्चे तो अपने आप समझ में आएगा कि पृथ्वी पर हम कैसे किसी जगह को निर्धारित करेंगे और फिर जलवायु कैसे सोचेंगे और फिर समय और तारीख कैसे सोचेंगे। याद रखिए बच्चे, सबसे पहले हम भौतिक भूगोल करेंगे। इसे बच्चे भौतिक भूगोल कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी।
तो जब बच्चे हम पूरी भौतिक भूगोल कर लेंगे और इसी को जोड़ेंगे प्रादेशिक भूगोल पर, रीजनल ज्योग्राफी पर, उसमें बच्चे मैं आपको विश्व के प्रत्येक देश और महादेश के बारे में जानकारियां दूंगा। इससे दोनों चीजें जब ऐड होती चली जाएंगी बच्चे, तो एक एक क्वेश्चन बनेगा और आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर खुद पर विश्वास रखें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, बाकी टीचर्स जो अपना काम बच्चे बेस्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम अक्षांश को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले मैं ये मिटा दूं बच्चे, ये आप सीख चुके हैं। ओके बेटा, आप बीच में वीडियो, मैं बोर्ड से साइड भी हो जाता हूं, आप वीडियो पॉज करके भी सारे पॉइंट्स को बखूबी उतार सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए बच्चे हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या पहले अक्षांश पढ़ना है? क्लियर है? चलिए पहले मैं ये सब मिटा दूं। ओके, तो बच्चे एक बात याद रखिए कि अक्षांश पढ़ाने से पहले मैं आपको बच्चे की तरह एक दो बात समझाता हूं। बच्चे एक बच्चे वाली भाषा सिखाना चाहता हूं। कहते हैं बच्चे कि प्रत्येक वस्तु का एक केंद्र होता है। क्या कहते हैं बच्चे? कि प्रत्येक बॉडी का, वस्तु का क्या होता है? केंद्र होता है। तो क्या पृथ्वी का भी केंद्र है? क्लियर है? तो हो सकता है कि बच्चे आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी का केंद्र कहां है, तो बच्चे आप तुरंत इमेजिन करना कि ऐसे मैंने क्या किया, पृथ्वी बनाया, और ये सोचना कि इस पृथ्वी पर हम कहीं भी खड़े हो जाएं और वहां से अंदर की तरफ आना शुरू करें। तो जब हम पृथ्वी के बीचों बीच अंदर की तरफ यानी नीचे पहुंचते हैं बच्चे, तो वही क्या होता है? पृथ्वी का केंद्र होता है। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जब भी मैं पृथ्वी का केंद्र शब्द कहूं, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि पृथ्वी का केंद्र कहां है बच्चे? तो इस जमीन के यानी पृथ्वी के किसी भी हिस्से में खड़े होकर अगर आप गड्ढा करना शुरू करें बच्चे और अंदर बीचों बीच आएंगे, तो क्या मिलेगा? पृथ्वी का केंद्र। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब भी मैं केंद्र बोलूं तो आपका दिमाग कहां जाएगा बच्चे? पृथ्वी के भीतर बीचों बीच। क्लियर है? अच्छा, अगर बच्चे मान लीजिए फिर आपसे यह भी पूछा जाए कि चलो प्रत्येक वस्तु पर क्या होता है? एक स्थान होता है, तो क्या पृथ्वी पर भी स्थान है? यह भी तो पूछा जा सकता है बच्चे। अब इसका आंसर क्या निकलेगा कि पृथ्वी के बाहरी सतह पर। याद रखिएगा बच्चे, क्या मैंने कहा कि पृथ्वी के बाहरी सतह पर। क्लियर है? तो कहीं पर भी आप खड़े हो जाएं तो उसी जगह को हम क्या कहेंगे? स्थान कहेंगे। अगर मान लीजिए आप यहां खड़े हैं तो ये भी स्थान है, यहां खड़े हैं तो ये भी स्थान है, मतलब आप पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कहीं भी खड़े हैं बच्चे, तो वो क्या है? एक स्थान है। तो याद रखिएगा बेटा कि जब मैं पृथ्वी का केंद्र बोलूं तो आपका दिमाग कहां जाएगा? जमीन के नीचे बीचों बीच। लेकिन मैं कोई जगह या स्थान बोलूं तो तुरंत सोचना है कि जमीन के ऊपर कहीं भी। क्लियर है? ओके, तो बच्चे चलिए पहले मैंने आपको कुछ आसान सी बातें सिखाई हैं ताकि जब मैं अक्षांश सिखाना शुरू करूंगा तो चाहे आप आईएएस के एग्जाम में बैठो या क्लर्क के एग्जाम में बैठो, एक एक क्वेश्चन आप देखते ही बनाओगे बच्चे। क्लियर है? चलिए पहले मैं इसको मिटा दूं। ओके नाउ, तो बच्चे सबसे पहले एक बात यहां सभी लोग केयर कीजिएगा कि मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है बच्चे? अक्षांश लिखा है। क्लियर है? यहां देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए बच्चे, मैंने बोर्ड पर लिखा है अक्षांश। क्या लिखा है? अक्षांश। बच्चे आपने केयर किया होगा कि जब आप बुक खोलते हैं या आपको जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो अक्षांश नहीं, एक्चुअल में अक्षांश रेखा बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। लेकिन आप मेरे क्लास को ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ अक्षांश कहा है, क्या मैंने रेखा कहा है? नहीं बच्चे, जब मुझे अक्षांश ही समझ में नहीं आता तो मैं अक्षांश रेखा कैसे समझ लूंगा? हम गलती क्या करते हैं कि अक्षांश रेखा पढ़कर चले जाते हैं। और बच्चे आपसे अभी हाल ही में आप क्वेश्चन बैंक देखना, आपसे एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, अक्षांश किसे कहते हैं? उन्होंने तो पूछा ही नहीं कि अक्षांश रेखा क्या है। तो एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि पहले हम अक्षांश सीखेंगे और उसके बाद क्या सीखेंगे? अक्षांश रेखा। और एकदम बच्चे की तरह एबीसीडी तक की तरह हम चीजों को सीखेंगे ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे वो एक आकार ले ले, ताकि आप रिवीजन करें या ना करें खुद को इतना कंफर्टेबल फील करें कि आप देखते ही आंसर बना ले। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि आपको अक्षांश की परिभाषा बताऊंगा। और बच्चे याद रखिएगा कि अक्षांश की परिभाषा से ही आपके ढेर सारे क्वेश्चन बनने शुरू होंगे। क्लियर है? तो बच्चे चलिए पहले अक्षांश की परिभाषा देखिए बच्चे, मैं जो लिख रहा हूं समझते चलिएगा। ठीक है? देखिए बच्चे, पृथ्वी के केंद्र से,
क्या कहा बच्चे मैंने? पृथ्वी के केंद्र से। और केंद्र शब्द अंडरलाइन किया बच्चे। जैसे मैंने केंद्र कहा आपका दिमाग कहां गया? तो तुरंत याद रखेंगे जमीन के नीचे बीचों बीच, एकदम बच्चे की तरह सोचो। क्लियर है? ओके। तो बच्चे याद रखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की, पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की, किसकी बच्चे? किसी स्थान की। और स्थान बोलते ही बेटा दिमाग कहां आया? जमीन के ऊपर कहीं भी। क्लियर है? तो फिर से याद रखिए, पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की। क्लियर है बच्चे? फिर देखिए, पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की यदि, क्लियर है बच्चे? पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की, क्लियर है? यदि वह स्थान उत्तर में हो, उत्तर में हो या दक्षिण में। क्लियर है? सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की, क्लियर है बच्चे? किसी भी स्थान की यदि वह स्थान कहां हो बच्चे? यदि वह स्थान उत्तर में हो या दक्षिण में। क्लियर है बच्चे? उत्तर में हो या दक्षिण में की कोणीय दूरी, की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। क्लियर है बच्चे? ना, बस बेटा आपको यह याद रखना है, अगर कोई भी पूछे कि अक्षांश क्या है तो बच्चे आप सीधे कहेंगे कोणीय दूरी है। एक शब्द में याद हुआ बच्चे? अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश क्या है तो आप क्या बोलेंगे बच्चे? कि अक्षांश क्या है? आप कहेंगे कोणीय दूरी। क्लियर है? तो हमने देखा बच्चे कि अक्षांश क्या है? अक्षांश कोणीय दूरी है। फिर पूछेगा बच्चे किसकी? तो आप बोलना किसी स्थान की। क्लियर है बच्चे? तो देखो कैसे इसको मैंने सीखा। अगर आपसे पहले पूछा जाए अक्षांश क्या है तो आप बोलना, देखो बच्चे पहले उंगली पर कहना कोणीय दूरी है। क्या है बच्चे? कोणीय दूरी। यही क्वेश्चन पूछा था। तो अक्षांश क्या है? कोणीय दूरी। फिर पूछा जाएगा कहां से? आप बोलना पृथ्वी के केंद्र से। दूसरी उंगली पर क्या कहा बच्चे मैंने? केंद्र से। तो अक्षांश क्या है? कोणीय दूरी। कहां से? केंद्र से। और केंद्र बोलते हैं दिमाग कहां गया बच्चे हमारा? जमीन के नीचे बीचों बीच। क्लियर है? तो अक्षांश क्या है बच्चे? कोणीय दूरी। कहां से? पृथ्वी के केंद्र से। फिर पूछेगा किसकी? आप बोलना किसी स्थान की, किसी स्थान की। तो अक्षांश क्या है बच्चे? कोणीय दूरी, केंद्र से किसी स्थान की। और स्थान बोलते हैं बच्चे हमारा दिमाग कहां गया? जमीन के ऊपर। और स्थान कहां पर बच्चे? तो क्या बोलना? उत्तर में या दक्षिण में। उत्तर में या दक्षिण में। क्लियर है बच्चे? अब यहां देखो बोर्ड पर, अक्षांश क्या है? कोणीय दूरी। ठीक है? कहां से? केंद्र से। किसकी? किसी भी स्थान की। और स्थान कहां है बच्चे? उत्तर में हो या दक्षिण में। बस बच्चे ये 5 शब्द आप याद रखना। कोणीय दूरी है, केंद्र से किसी स्थान की, और स्थान कहां पर बच्चे? उत्तर में हो या दक्षिण में। उसे ही क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्लियर है बच्चे? अब देखो 5 शब्द में तेजी से याद करते हैं। कोणीय दूरी, केंद्र से किसी जगह की, उत्तर दक्षिण। बच्चे देखो कोणीय दूरी, केंद्र, जगह, उत्तर दक्षिण। लो 4 शब्द बना देता हूं। कोणीय दूरी, केंद्र, उत्तर दक्षिण। बच्चे जगह ऊपर ही तो होगा, बस दिमाग में ऐसे रखना कोणीय दूरी केंद्र से उत्तर दक्षिण की। क्लियर है? चलिए, तो बच्चे हमने सबसे पहले अक्षांश को तुरंत ट्रिक से याद किया कि अक्षांश कोणीय दूरी है किसी स्थान की बच्चे, और स्थान कहां पर है? चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में। तो बच्चे एक बात सभी लोग केयर करना कि ठीक है कोणीय दूरी है, तो बच्चे हम कोण को किस में मापते हैं? डिग्री में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश को किस में मापा जाएगा तो क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे इसे डिग्री में मापते हैं। किस में मापते हैं बच्चे? इसे डिग्री में मापते हैं।
तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि हमने अक्षांश को किस में मापा बच्चे, इसे डिग्री में मापते हैं, और डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। यहां तक समझ में आया? तो चलिए बच्चे, जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है अब मैं उसको परफॉर्म करता हूं ग्राफिंग के थ्रू, ताकि आप लैंग्वेज पढ़े या ना पढ़े बच्चे, हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन अगर ग्राफ में चीजों को देखेंगे तो वो चीज आपको क्या रह जाएगी बच्चे, याद रह जाएगी। क्लियर है? तो सभी पहले बोर्ड पर ध्यान से देख लीजिए बच्चे जो मैंने लिखा है। अब मैं ग्राफिंग करता हूं और सीखिए। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक गोल क्या किया बच्चे, पृथ्वी बना लिया। क्लियर है? मैंने आपको पिछली क्लास में पृथ्वी का आकार सिखा दिया था बच्चे, वो अंडरस्टूड है, वो आपको याद रखना है बेटा, बार बार उसको नहीं लपेटना है या रटना है, बस कोई भी पृथ्वी कहे तुरंत याद आना, ऊपर नीचे दबी बीच में उभरी। क्लियर है बच्चे? ओके। अच्छा, अब देखो बच्चे, ये मैंने बना दिया पृथ्वी के बीचों बीच क्या है बच्चे, उसका केंद्र। देखो क्लियर है बच्चे, ये केंद्र हो गया। ठीक है, अब यहां सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के बीचों बीच क्या है, उसका केंद्र है। और बच्चे अगर मैं आपको इसको 3D में शो करूं तो आपको इस तरह कुछ नजर आएगा। ठीक है, तो बच्चे याद रखना कि ऐसे गोल है और बीचों बीच क्या है, केंद्र है। क्लियर है? ऐसे दिख गया बच्चे? चलिए अब मैं इस इम्पोज को मिटा दूं क्योंकि आप सीख चुके हैं। ठीक, अच्छा, अब बच्चे इस दिशा को क्या कहते हैं, नॉर्थ, और इस दिशा को क्या कहते हैं, साउथ। अब मैंने क्या कहा था बच्चे कि कोई स्थान होगा, और स्थान कहां पर है, या तो उत्तर या तो दक्षिण। तो लो बच्चे, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, या तो उत्तर या तो दक्षिण। इसका मतलब है जो बात उत्तर में है बच्चे, वही बात क्या है, दक्षिण में। इसका मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ऊपर है वही नीचे है। तो बच्चे जो ऊपर है वही नीचे है, इसका मतलब है पूरी पृथ्वी के लिए एक ही बात है। आपको ये नहीं रटना कि ऊपर कुछ है और नीचे कुछ है। यानी बच्चे जो कॉन्सेप्ट दूंगा वो पूरी पृथ्वी के लिए यूनिवर्सल है, आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो चलिए बच्चे, मैं इस स्थान की कोणीय दूरी बनाता हूं। बच्चे ऐसे ही खींचते हैं ना, तो देखिए केंद्र से कोणीय दूरी, यानी मैं जमीन के नीचे से जमीन के ऊपर आया, और जैसे कोणीय दूरी बनाए तो बच्चे क्या गणित की तरह एक इमेजिनरी बेस बनेगा। यहां देखो बच्चे, ध्यान से, बन गया बच्चे गणित की तरह इमेजिनरी बेस। तो बेटा यहां पर जो एंगल है वही तो इसकी कोणीय दूरी है, और अगर कोणीय दूरी है इसका मतलब वही क्या है, उसका अक्षांश है। तो बच्चे जरा मुझे सोच समझ के बताना कि क्या इस कोणीय दूरी को मैं 90 डिग्री कह सकता हूं। देखो तो बच्चे, नहीं कह सकता, क्योंकि 90 डिग्री के लिए जगह को सीधा होना होगा। इसका मतलब ये बात क्या है बच्चे, गलत है। क्लियर है? ठीक, तो चलिए ये तो आपने सीख लिया। अगर बच्चे मान लीजिए सपोज कि मैं इस स्थान का डिग्री जो है अगर 45 डिग्री कहूं तो क्या मानेंगे बच्चे? लगभग मानेंगे। देख रहे हैं जगह अगर ऐसे ऐसे करेंगे तब तो 90 होगा, और बीचों बीच जा रहा है तो ठीक है। तो चलो बच्चे मान लेते हैं कि इस जगह का अक्षांश क्या है, 45 डिग्री। इस जगह का लैटिट्यूड क्या है बच्चे, 45 डिग्री। लेकिन बच्चे एक बात बताना कि क्या पृथ्वी पर सिर्फ वही एक जगह है या पृथ्वी पर और भी जगह है? तो बच्चे क्या आंसर आता है कि पृथ्वी पर और भी तो जगह है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर कहीं भी खड़े हो जाए बच्चे, तो वो सब जगह ही तो है। क्लियर है? तो देखिए बच्चे, ये मैंने पृथ्वी पर और भी जगह बना दी है। अब मैं क्या करता हूं, इनका भी एंगल बनाता हूं। तो बच्चे ये देखो, हो सकता है 40, 30, 20, 10, लेकिन अगर इस स्थान को मैंने लिया तो एंगल क्या होगा बच्चे? अब जरा सभी लोग ध्यान से देखना कि अगर मैंने इस स्थान को लिया तो फिर एंगल क्या होगा। तो बच्चे क्या लगता है, कितना होगा, 0 डिग्री। तो हमने देखा कि अब उस स्थान का एंगल क्या हो गया बच्चे, 0 डिग्री हो गया। क्योंकि कहते हैं ना बेटा कि जब लंब आधार में मिल जाए तो एंगल क्या हो जाता है, 0 डिग्री। तो हमने पता चला कि इसका एंगल क्या है, 0 डिग्री, इसकी कोणीय दूरी क्या है, 0 डिग्री, और इसका अक्षांश क्या है बच्चे, 0 डिग्री। अगर बच्चे मान लीजिए पृथ्वी पर ये सब भी जगह होते, जरा ध्यान से देखो, ये सभी तो जगह होते, तो बच्चे अगर मान लीजिए कि अगर ये सब भी पृथ्वी पर जगह होते और मैं इनमें से किसी भी जगह का अगर आपसे अक्षांश पूछता, कोणीय दूरी पूछता, तो आप क्या बताते बच्चे? सपोज मान लीजिए मैं इसका पूछता तो क्या बोलते? जाहिर है 0 डिग्री बोलते बच्चे। ठीक, और मान लीजिए इधर से भी अगर मैं किसी का भी पूछता तो क्या बोलते? 0 डिग्री। तो क्या मैं कहूं बच्चे
कि यहां भी जो भी स्थान है सबका एंगल 0 है, क्योंकि कोणीय दूरी सेंटर से है बच्चे, और सेंटर क्या है, फिक्स है। तो जब सेंटर अपनी जगह फिक्स है तो आप कहीं भी लेकर चले जाओ एंगल 0 ही तो होगा। तो सभी बच्चे कंफ्यूज मत होना कि जब सेंटर फिक्स है तो एंगल फिक्स है, और एंगल फिक्स है तो कोणीय दूरी फिक्स है, और कोणीय दूरी फिक्स है तो बच्चे अक्षांश भी क्या है, फिक्स है। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमने देखा बच्चे कि यहां जो भी स्थान है सबका एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। अब जरा मुझे बताना बच्चे कि मैं बोर्ड पर क्या कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखना। तो बच्चे आपने केयर किया कि मैंने एक जैसे अक्षांशों को मिला दिया। इसका मतलब है बच्चे कि मैंने बोर्ड पर क्या किया कि समान अक्षांशों को क्या किया बच्चे, मिलाया। देख रहे हैं बच्चे, तो समान अक्षांशों को मिलाया, और मिलाने के बाद मिलाया तो क्या खींचा बच्चे, एक रेखा खींचा। यहां सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि मैंने सम जैसे अक्षांशों को मिलाया तो मिलाकर क्या खींच दिया, एक रेखा खींचा बच्चे। क्या खींचा, रेखा खींचा। तो क्या मैं ये कहूं बच्चे कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे, अक्षांश रेखा। अब समझ में आया बेटा कि अगर कोई आपसे पूछे कि अक्षांश क्या है तो बोलना कोणीय दूरी, और अगर अक्षांश रेखा पूछे तो क्या बोलेंगे कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या है बच्चे, अक्षांश रेखा। और याद रखेंगे कि बेटा ये रेखा क्या होती है, काल्पनिक होती है, क्योंकि इसे कौन बनाते हैं, हम बनाते हैं। तो सभी बच्चे एकदम क्लियर रखना कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा। अब सभी बच्चे ध्यान से देखना कि रेखा मैंने जमीन के नीचे खींचा है या ऊपर। तो मैंने कहा था ना बच्चे कि समान अक्षांशों को मिलाना है, और अक्षांश किसका है बच्चे, स्थान का। इसका मतलब है कि अक्षांश रेखा जो है वो किस पर खींची गई है बच्चे, सतह पर खींची गई है, सतह के नीचे नहीं। और सतह पर खींची गई है बच्चे तो ये क्या करती है, आराम से जलवायु का भी निर्धारण कर सकती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे यहां पर, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। चलिए यहां तक सीख गए बच्चे। तो हमें याद रखना है अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर, क्लियर है ना। अब बच्चे देखो, जो ग्राफ मैंने बनाया वही ग्राफ आपको सारी चीजों को सिखाएगा, और जितने भी सवाल आए हुए हैं हमें सारे सवालों को अभी क्लास में क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है। पूरी बात समझ में आ गई, किसी को कुछ नहीं रटना, जो बोल रहा हूं बस उसके सुनते चलिए, क्लियर है। तो बच्चे चलिए पहले मैं उस ग्राफ को बना दूं जो ग्राफ मैंने अभी आपको सिखाया था। यहां पर सभी बच्चे ध्यान से देखिए, क्लियर है। ओके, अब ये बीचों बीच क्या था बच्चे हमारा, 0 डिग्री। क्या था बच्चे ये बीचों बीच, 0 डिग्री लैटिट्यूड। याद रखिएगा बच्चे मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये जो शॉर्ट में एल लिखा जाता है इसका मतलब क्या होता है बच्चे, 0 डिग्री लैटिट्यूड, क्लियर है। तो सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखिए कि हमें 0 डिग्री लैटिट्यूड मिल चुका है। क्यों, क्योंकि बच्चे यहां जितने भी अक्षांश थे सबका क्या नाम था, सबका एंगल क्या था, 0 डिग्री, ठीक है। अब यहां देखिए बच्चे मैंने बोर्ड पे क्या लिखा, 0 डिग्री लगाकर क्या लगा दिया, लैटिट्यूड यानी वो रेखा, और एरो दिया। बच्चे जरा एक बात क्लियर कीजिए कि क्या मैं पृथ्वी को भू कह सकता हूं, कह दिया बच्चे मैंने, ठीक। अच्छा ये बताइए ये पृथ्वी का कौन सा भाग है, तो क्या बोलेंगे बच्चे आप, मध्य। तो इसके सामने क्या लिख दिया मैंने बच्चे, मध्य, और खींचा क्या है मैंने, रेखा। तो फिर मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, भूमध्य रेखा। तो पता चला बच्चे कि 0 डिग्री का क्या नाम है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि 0 डिग्री का नाम है भूमध्य रेखा, क्लियर है बच्चे। अच्छा इसका एक और नाम है बच्चे, और वो नाम है विषुवत रेखा, और दूसरा नाम क्या है बच्चे, विषुवत रेखा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि 0 डिग्री का ही नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और बच्चे हम इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। तो थोड़ा इंग्लिश का टर्म बस आपको जानकारी रखना है। तो सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे कि 0 डिग्री का क्या नाम है बच्चे, तो 0 डिग्री का नाम ही है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर, क्लियर है ना। अब बच्चे जो मैं बोलूं हाँ या ना में बोलना। आप जरा देखो
क्या मैं कहूं कि ये रेखा ठीक पृथ्वी के बीचों बीच है, तभी तो 0 है। तो बच्चे जब ये पृथ्वी के बीचों बीच है तो क्या मैं कहूं कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है? एकदम सही। देखते चलो बेटा, ये पृथ्वी को क्या करता है बच्चे? तो याद रखिएगा कि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एकमात्र ऐसी रेखा है बच्चे, एकमात्र जो पृथ्वी को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है बच्चे। इसीलिए भूमध्य रेखा को ही क्या कहते हैं बच्चे? प्रधान अक्षांश रेखा। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा क्या करती है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जो 2 बराबर भागों में बांटती है, इस नेचर के कारण बच्चे इस 0 डिग्री को ही क्या कहा गया है बच्चे? तो आप क्या कहेंगे कि इस 0 डिग्री को कहा गया है प्रधान अक्षांश रेखा। क्लियर है बच्चे? तो याद रखना है कि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और यही क्या है? प्रधान अक्षांश रेखा। अब जरा देखो बच्चे, इसके इधर मैंने कौन सी दिशा बताई थी? नॉर्थ, और इसके नीचे बच्चे साउथ। तो क्या मैं कहूं बच्चे कि सभी लोग ध्यान से देखना कि भूमध्य रेखा के अगर मैं ऊपर देखूं तो कौन सा गोलार्ध है? तो जब हमने ऊपर देखा बच्चे तो हमें कौन सा गोलार्ध मिला? उत्तरी गोलार्ध। और जब मैंने भूमध्य रेखा के नीचे देखा बच्चे, ठीक है, तो नीचे फिर मुझे क्या मिला? तो आप क्या कहेंगे बच्चे? दक्षिणी गोलार्ध। तो सभी लोग इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे क्या है बच्चे? दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब है कि ये बात क्लियर हो गई कि जो भूमध्य रेखा है यही पृथ्वी को बच्चे 2 गोलार्धों में बांटता है। ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और निचली भाग को क्या कहते हैं बच्चे? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहां तक समझ में आया? ओके। अच्छा बच्चे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ भूमध्य रेखा किस दिशा में है, उत्तर में है या दक्षिण में है, तो क्या बोलेंगे आप? तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये तो उत्तर दक्षिण के बीच में है, तो पता कैसे चलेगा ये उत्तर में है या दक्षिण में है? क्योंकि ये तो बीचों बीच है। तो बच्चे अगर ये बीचों बीच है, इसका मतलब है ना तो ये उत्तर में और ना तो ये दक्षिण में है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा ना तो उत्तर में और ना तो दक्षिण में है। इसका मतलब है बच्चे भूमध्य रेखा ना तो उत्तर में और ना तो दक्षिण में है। तो याद रखिएगा बच्चे कि ये उत्तर एवं दक्षिण की सीमा बनाता है। यह उत्तर एवं दक्षिण की क्या बनाता है बच्चे? सीमा बनाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ उत्तर और दक्षिण की दिशा सीमा कौन बनाता है, तो आप क्या कहेंगे बच्चे? कि वो भूमध्य रेखा बनाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा खुद किसी दिशा में नहीं है। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, ये तो हमने सीख लिया कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे ही प्रधान अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ना तो ये उत्तर में है ना तो ये दक्षिण में है, लेकिन ये उत्तर दक्षिण की क्या बनाता है बच्चे? सीमा बनाता है। यहां तक समझ में आया? अच्छा बच्चे, एक काम करते हैं कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इसके ऊपर भी स्थान है और इसके नीचे भी स्थान है, तो क्या बच्चे मैं ये कहूं कि वो जो मैं 45, 30, 35 बता रहा था आपको बच्चे, उसके भी अक्षांश रेखाएं बनेंगी? लीजिए मैंने बना दिया बच्चे। तो अगर जो बात ऊपर में होगी बच्चे, वही बात क्या होगी? नीचे भी होगी। आपको यही कॉन्सेप्ट तो दिया। अब सभी बच्चे जरा ध्यान से समझिए कि मैंने पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं बनाई हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। और बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे ये बताना कि कौन सी अक्षांश रेखा आपको इसमें सबसे बड़ी या सबसे लंबी नजर आ रही है, तो क्या कहेंगे बच्चे? तो ध्यान से देखिए, भूमध्य रेखा, क्योंकि कहा था ना बच्चे पृथ्वी बीच में उभरी हुई है, उभरेगी तो रेखा की लंबाई अपने आप बढ़ जाएगी। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो भूमध्य रेखा है वही क्या है बच्चे? सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। क्लियर हो गया बच्चे? तो याद रखिएगा कि जो भूमध्य रेखा है वही क्या है बच्चे? सबसे लंबी अक्षांश
रेखा है। आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने कहा था कि पृथ्वी मध्य में उभरी हुई है। अगर उभरेगी तो दूरी बढ़ जाएगी, और अगर दूरी बढ़ेगी बच्चे तो रेखा की लंबाई अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो हमारा अक्षांश रेखा निकला भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा ही क्या है बच्चे, सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। ये उत्तर दक्षिण की सीमा है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और ये पृथ्वी को क्या कर रहा है बच्चे, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? किसी तरह से भी अगर प्रश्न आएगा, एक आसान से कॉन्सेप्ट से आप उस प्रश्न को तुरंत क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। यहां तक तो पूरी बात समझ में आ गई। तो चलिए बच्चे, हमने यहां पर अक्षांश रेखाओं की इतनी खूबी सीख ली। क्लियर है? अच्छा, तो बच्चे सबसे लंबी अक्षांश रेखा आपको कौन मिली इसमें, तो क्या कहेंगे, 0 डिग्री। लेकिन बच्चे मेरे दिमाग में एक अचानक कंफ्यूजन आया। कंफ्यूजन ये आया बच्चे कि एक जगह प्रश्न पूछा था कि बताइए कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो रेखा हैं या नहीं है। बच्चे क्या प्रश्न है कि अक्षांश रेखाएं रेखा है या नहीं है। तो बच्चे अगर मैं बोर्ड पर ध्यान से देखता हूं तो मुझे तो सब रेखा ही नजर आती है। तो बच्चे देखो, सामने से तो सब रेखा ही नजर आ रही है, तो फिर कमीशन ने ये प्रश्न क्यों पूछा। तो बच्चे एक बात जरा मुझे बताना कि जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि पृथ्वी बीच में उभरी हुई है, तो बच्चे जरा यहां ध्यान से देखिए, मैं एक 3D इमेज बना देता हूं। क्लियर है? ये देखिए बच्चे, अगर पृथ्वी बीच में उभरी हुई है तो इस तरह से नजर आएगी, आपको ऐसे गोल नजर आएगी। तो बच्चे अगर मान लीजिए इस गोल पर मैं कोई रेखा खींचूंगा, चलिए कल्पना करते हैं बच्चे कि ये क्या है, एक रेखा खींच रहा हूं, और ये जब रेखा खींचूंगा तो रेखा तो यहां से पीछे घूम जाएगी और पीछे से आकर फिर यहां मिल जाएगी। तो रेखा किस में बदल जाएगी बच्चे, सर्कल में बदल जाएगी। और मैंने कहा था ना कि पृथ्वी पूरा पश्चिम की परिधि रखती है। तो बच्चे जब आप परिधि पर कोई रेखा खींचेंगे तो रेखा के दोनों छोर आपस में आकर मिल जाएगी और रेखा क्या बन जाएगी, सर्कल बन जाएगी, वृत्त बन जाएगी। तो सभी बच्चे याद रखिए कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं आपको नजर आ रही हैं, ये एक्चुअल में क्या है बच्चे, रेखाएं नहीं है। तो अब यहां याद रखना है बच्चे आप लोगों को कि सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। आ गया बच्चे समझ में? याद रखना है कि सभी अक्षांश रेखाएं, यानी पृथ्वी पर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं बच्चे, वो सब की सब क्या होती हैं, पूर्ण वृत्त होती हैं। क्योंकि बच्चे याद रखिए, परिधि पर किनारा नहीं होता, और अगर परिधि पर रेखा खींचेंगे तो रेखा के सारे छोर आपस में आकर मिलते जाएंगे बच्चे, और रेखा क्या बन जाएगी, सर्कल बन जाएगी। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं सभी क्या हैं बच्चे, पूर्ण वृत्त हैं। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए अब यहां पर हमने मुख्य मुख्य खूबियां सीख ली। लेकिन बच्चे यहां पर मेरे दिमाग में 2-3 प्रश्न आ रहे हैं। चलिए पहले उन 2-3 प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था बच्चे कि जो सबसे बड़ा अक्षांश है वो बच्चे, क्या मैंने आपको बताया था, तो जो सबसे बड़ा अक्षांश मैंने आपको बताया था बच्चे 0 डिग्री है। तो जरा सोचिए बच्चे कि अगर सबसे बड़ा अक्षांश होगा तो क्या सबसे छोटा नहीं होगा बच्चे, वो भी तो होगा। तो याद रखिएगा बच्चे कि अगर सबसे बड़ा अक्षांश है तो हमें सबसे छोटा भी जानना है। क्लियर? अगर सबसे छोटा होगा बच्चे तो क्या उसकी वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू भी होगी। तो एक तो सबसे छोटा जानो, फिर उसकी वैल्यू जानो बच्चे। और जब छोटा और बड़ा होगा तो क्या ये नहीं होगा कि टोटल अक्षांश कितने हैं ये बताओ। इसका मतलब हमारे पास 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि सबसे छोटा अक्षांश क्या है, दूसरा प्रश्न उसकी वैल्यू क्या है, मान क्या है, और उसके बाद जो मेरा अगला प्रश्न है बच्चे, वो अगला प्रश्न ये है कि अगर छोटा बड़ा है तो फिर टोटल कितने हैं ये बताइए। क्लियर है बच्चे? तो अब हमें इस चीज को पता करना है कि सबसे बड़ा छोटा कौन है, उसकी वैल्यू कितनी है, और फिर टोटल कितने हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो मैं इसे मिटाऊं बच्चे? क्लियर है? चलिए सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके। और बच्चे याद रखिएगा, हम इसी ग्राफ से सारा आंसर निकालेंगे, किसी को कुछ भी नहीं रखना मेरी क्लास में। क्लियर है? मिटाऊं मैं बच्चे? आप वीडियो पॉज करके भी सारे पॉइंट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके।
तो यहां बच्चे मैंने भूमध्य रेखा की सारी खूबियां बताई। चलिए बच्चे अब इसी ग्राफ से हम दूसरे भी क्वेश्चन का आंसर निकालना शुरू करते हैं। चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको मैं बखूबी सिखा सकूं। और याद रखिएगा बच्चे कि ये आंसर निकालना इतना इजी है जितना कि बस चीजों को समझना है, और आप में से कोई भी बच्चा मुझे 1 सेकंड के अंदर वो सारे आंसर दे सकता है। कैसे? यहां सभी बच्चे ध्यान से देखिए बेटा। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोर्ड पर क्या किया कि फिर से गोल पृथ्वी बना दिया। क्लियर है? ओके। अब बच्चे आपको बीचों बीच मिल गया 0 डिग्री। ठीक, ये देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड जो बीचों बीच है। तो बच्चे ये आपने इमेजिन में रखो कि ये 0 डिग्री है, और बच्चे मैं यहां पे खड़ा हूं। ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा। अब बच्चे मैं क्या कर रहा हूं कि पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा हूं। क्लियर है? बच्चे चक्कर लगाने से पहले मैं एक सवाल पूछूंगा। जनरली बच्चे मैं चक्कर नहीं लगाता, फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मुझे ये बताइए बच्चे कि गोल बॉडी का चक्कर, आपने गणित में पढ़ा होगा कि गोल बॉडी का चक्कर कितने डिग्री होता है, तो क्या बोलेंगे बच्चे? 360 डिग्री। यानी अगर कोई बॉडी ऐसे गोल घूम रही है बच्चे तो उसका चक्कर कितना होगा? 360 डिग्री ही तो होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई कीजिए बच्चे, बहुत इजी है। यहां देखिए बेटा, मान लीजिए कि मैं इस 0 से पृथ्वी पर चलना शुरू करता हूं। क्लियर है? ये देखिए, तो बच्चे मैं सबसे पहले यहां से गया और पीछे उतर गया। ये देखो बेटा, पीछे उतर गया और फिर दोबारा आगे चढ़कर यहां आ गया। आप कितने डिग्री कहेंगे बच्चे? तो आप कहेंगे 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चे ध्यान से देखो, अब मैं दोबारा चक्कर लगा रहा हूं दूसरी बार। देखो बच्चे, यहां गया और ठीक इसके पीछे आकर यहीं रुक गया। अब क्या कहेंगे बच्चे आप? आधा चला तो 180 डिग्री कहेंगे। ओके। अच्छा तीसरी बार देखिए बच्चे, मैं तीसरी बार चक्कर लगा रहा हूं और यहीं रुक गया, तो कितना कहेंगे बच्चे? जाहिर है क्या कहेंगे? 90 डिग्री। तो मैं उत्तरी गोलार्ध में कितना चला बच्चे? 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। ओके। अच्छा बेटा, अगर मान लीजिए यही काम मैं नीचे करता, कहा था ना जो ऊपर है वही नीचे, अगर नीचे चलता तो भी कितना चलता बच्चे? मैं 90 डिग्री। अच्छा बच्चे एक बात बताना कि जो लैटिट्यूड मैंने खींचा था वो सब तो पूर्ण वृत्त थी, यानी जो गिनती आगे से होगी वही गिनती क्या होगी बच्चे? पीछे से होगी, क्योंकि टोटल क्या है? सर्कल है। तो जो आगे से गिनोगे वही पीछे से, जो दाएं से वही बाएं से, यानी एक तरफ की गिनती बता देगी कि टोटल अक्षांश कितने हैं। क्लियर है? अच्छा अब सभी बच्चे ध्यान से देखना। तो बच्चे क्या मैं इसको उत्तरी गोलार्ध कहूं? ठीक। और ये क्या था बच्चे? दक्षिणी गोलार्ध। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे सोच समझ के बताना कि बच्चे मैं उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री चला, तो आप क्या कहेंगे? 90 डिग्री। ये देखो बच्चे, मैं शॉर्ट में लिख भी दे रहा हूं नीचे कि उत्तरी गोलार्ध में कितना चला? 90 डिग्री। अच्छा बच्चे, अगर यही पूछूं कि मैं दक्षिणी गोलार्ध में कितना चला, तो भी आप क्या कहेंगे बच्चे? 90 डिग्री। क्लियर है? तो बच्चे मुझे ये बताना कि अक्षांश को किस में मापते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था? क्या बोलेंगे आप? डिग्री में। तो जब बच्चे मैं अपने अक्षांश को डिग्री में मापते हैं तो क्या मैं कहूं कि डिग्री ही अक्षांश है? ओके। और अक्षांश क्या है बच्चे? डिग्री है। क्लियर है? यानी डिग्री ही अक्षांश और अक्षांश ही डिग्री है। तो उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री बच्चे? 90 डिग्री। तो कितने अक्षांश? 90 डिग्री। वेरी गुड। दक्षिण गोलार्ध में कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो कितने अक्षांश? 90 डिग्री। वेरी गुड। और जब बच्चे मैंने इन दोनों को जोड़ा तो कितना निकला? 180 डिग्री। तो बच्चे टोटल कितने अक्षांश? 180 डिग्री। पर ध्यान से बोर्ड पे देखो बच्चे, अगर कोई 0 से ऊपर जाता तो ऐसे ही तो जाता बच्चे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, और करते करते कहां आ जाता? 90 डिग्री। देखो बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, और करते करते क्या आता? 90 डिग्री। तो 1 से 90 90, 1 से 90 90, मैंने यहां लिख दिया। तो जोड़ा तो 180, पर ये 0 कहां गया? ये 0 भी तो है बच्चे, यही तो प्रधान अक्षांश था। और जैसे मैंने 0 डिग्री ऐड किया तो तुरंत क्या निकल गया बच्चे? 181 डिग्री। तो बताइए टोटल अक्षांश कितने निकल गए? तो क्या कहिएगा बच्चे? 181। तो टोटल अक्षांश कितने हुए बच्चे? 181। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है, तो क्या बोलिएगा बच्चे? 90 डिग्री। देख रहे हैं ना, ये 1 या 2? 2 बच्चे, यानी 90 डिग्री नॉर्थ में भी और 90 डिग्री बच्चे कहां पर? साउथ में भी। क्लियर हो गया?
तो सबसे छोटा कितने हो गए? 2 हो गए बच्चे, एक 90 डिग्री नॉर्थ का और दूसरा 90 डिग्री साउथ का। और अगर यहीं पर तुरंत मैं ये लिख दूं तो फिर सबसे बड़ा कौन हो गया? तो फिर क्या बोलेंगे? 0 डिग्री लैटिट्यूड। और टोटल अक्षांश कितने हो गए बच्चे? 181। पूरी बात समझ में आई? तो किसी तरीके का कोई भी सवाल होगा बच्चे, जैसे ये मैंने तरीका आपको सिखाया है, तुरंत आंसर जज करके आप आंसर निकाल लेंगे। उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90 जोड़ा तो 180, और बीचों बीच का जैसे 0 डिग्री जुड़ा 181। तो सबसे छोटा 90 डिग्री, एक ऊपर और एक नीचे, और सबसे बड़ा पृथ्वी के बीचों बीच। यहां तक पूरी बात क्लियर है? ओके, तो चलिए बच्चे, ये तो हमने सीखा। अब एक काम करते हैं बच्चे कि अभी हाल ही में बच्चे 2016 में कमीशन में एक क्वेश्चन आया था बच्चे। क्वेश्चन ये था कि उन्होंने समानांतर शब्द दे दिया, पैरेलल शब्द, और उस पर क्वेश्चन सेट किया। चारों ऑप्शन में समानांतर 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 थे। बच्चे स्टूडेंट को बहुत परेशानी हुई कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो सभी बच्चे जरा यहां ध्यान से देखिए सभी लोग। पहले बच्चे, अच्छा अगर मान लीजिए ये देखिए, ये पहले मैं मिटा दूं, ये आप सीख चुके हैं। ओके, नाउ अब बेटा सभी लोग ध्यान से देखिए। क्लियर है? तो मैं उस समानांतर को समझाने से पहले आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। तो बच्चे अब यहां क्लियर करो, क्या 1 डिग्री का अक्षांश बनेगा? देखो बेटा, बनते जाएगा क्योंकि सभी डिग्री का अक्षांश बनेगा। उसी तरह बच्चे 2 का भी बनेगा, 3 का भी बनेगा, 4 का भी बनेगा, 5 का भी बनेगा, और बनते बनते कहां तक जाएगा बच्चे? तो याद रखिएगा 90 तक। इसका मतलब है जो ऊपर है बच्चे वही बात क्या है? नीचे है। तो वो भी बनते बनते कहां तक आएगा? 90 तक। तो बच्चे जरा मुझे एक बात बताना कि बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा और उसके बाद बताइएगा कि क्या अक्षांश रेखाओं की लंबाई फिक्स है या परिवर्तनशील है? तो क्या बोलिएगा बच्चे कि अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या है बच्चे? परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि 0 सबसे बड़ा है और 90 क्या है? सबसे छोटा। तो हमने पहला आंसर यहां पर ये निकाल दिया बच्चे। देखो कितना आराम से हमने निकाला कि अक्षांश रेखाओं की, बच्चे वो वृत्त ही है, मैं बोलचाल में रेखाओं बोल रहा हूं। तो याद रखना है सभी बच्चे को कि अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या है बच्चे? परिवर्तनशील है। क्लियर है यहां पर? तो सभी बच्चे इस बात को नहीं भूलेंगे कि जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो कैसी है बच्चे? तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई परिवर्तनशील है। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा अब बच्चे ध्यान से देखो, अगर विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा से मैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाऊं तो मुझे बताना कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ेगी या सिकुड़ेगी। तो बच्चे मैं बोर्ड पे ध्यान से देख रहा हूं कि जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं, देखो पृथ्वी का आकार सिकुड़ता जा रहा है, तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई भी क्या होगी बच्चे? सिकुड़ती जाएगी। तो सभी लोग याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा से ऊपर जाओ या भूमध्य रेखा से नीचे आओ तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होगी बच्चे? घटती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी। यहां तक क्लियर है बच्चे? पहले मैं बोर्ड पे मिटाऊं इसे। ओके।